ओके, हेलो एवरीवन। आप सबका आरएम बीपीएससी में स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जो बिहार के इनसाइड हो या बिहार के आउटसाइड भी, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं नेशनल लेवल के, तो उसमें भी ये करंट अफेयर आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये करंट अफेयर नेशनल करंट अफेयर्स है, ठीक है। और ये इसको हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे ऑफ 25 जुलाई 2016। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है ईटीजेई इंजन के बारे में। मैं आपको बता दूं, इंडिया ने पहली बार ईटीजेई इंजन बनाया है, खुद से, इंडिजिनसली, ठीक है। और ये एक एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है, जिसमें 350 केजी थ्रस्ट क्लास है। ये इंजन पहली बार इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। और इस इंजन को बनाने में हेल्प ली गई है डीआरडीओ की, ठीक है। डीआरडीओ, जैसा कि आप सब जानते हैं, डीआरडीओ क्या काम है। बेसिकली डीआरडीओ वेपन्स, मिसाइल्स बनाने का काम करती है। इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस इंजन को कंबाइंड कोलैब करके बनाया गया है, जिसमें गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई और लेबोरेटरी ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ है, ठीक है। और इन दोनों ने मिलकर, ठीक है, आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड हैदराबाद में इस इंजन को मैन्युफैक्चर किया है और इसको असेंबल किया है, ठीक है। इस इंजन से हमारे देश को क्या फायदा होने वाला है? ये जो इंडिजिनस इंजन हमने बनाया है, ये इंडिया के सेल्फ रिलायंस यानी कि जो मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, उसके सपने को पूरा करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और इस इंजन को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हमारे उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला है डेवलप इंडिजिनस एरो इंजन कैपेबिलिटी। इंडिजिनस का मतलब है जहां पे हम घरेलू, इंडिजिनस मतलब होता है घरेलू, जहां पे हम इंडिया में खुद के बनाए हुए इंजन्स की कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, ठीक है। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंजन्स मैन्युफैक्चर हो, असेंबल हो। इससे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि रिड्यूस द डिपेंडेंस, मतलब हमारी जो निर्भरता है, हम जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो दूसरे देशों पे या दूसरे बाहर के जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो ये इंजन्स बनाती हैं, हमारी उनसे डिपेंडेंसी कम होगी, ठीक है। या हम इंपोर्ट जो करते हैं बाहर के देशों से, हमारा इंपोर्ट भी कम। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट इंडिजिनस मिसाइल एंड यूएवी प्रोग्राम। देखो, यूएवी का मतलब मैं आपको बता दूं, यूएवी, यूएवी का मतलब होता है, यू का मतलब होता है अनमैन्ड, ए का मतलब एरियल और वी का मतलब होता है व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब है जिस भी व्हीकल में कोई इंसान ना हो और वो एरियल हो, मतलब हवा में उड़ने वाला कोई भी व्हीकल जिसमें ह्यूमन ना हो, अनमैन्ड हो, ठीक है। जैसे ड्रोन हो गया, ड्रोन एक यूएवी का एग्जांपल है, ठीक है। ड्रोन में आप रिमोट सेंसिंग होती है, आप उसको और नेविगेशन के थ्रू, मैपिंग के थ्रू जहां भी चाहो वहां पहुंचा सकते हो, रिमोट कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें यूवी प्रोग्राम भी हमारा क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि बेसिकली ये जो इंजन है ना, ये इंजन बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि ये वन टाइम यूज होता है, ठीक है। आप इस इंजन को दोबारा यूज नहीं कर सकते। आप इसे एक बार वन टाइम यूज करके या तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर ये दोबारा यूज के लायक नहीं रहता, ठीक है। चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा है स्ट्रेंथन द इंडिया डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखो, मैं आपको बता दूं, इंडिया में अब तक क्या था, 2014 के पहले, बेसिकली 2014 के पहले इंडिया में क्या था कि जो डिफेंस था, डिफेंस वाज द कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। डिफेंस सेक्टर, देखो इंडिया में क्या है कि कुछ सेक्टर्स हैं जो बटे हुए हैं, कुछ सेक्टर हैं जिन पे कंप्लीटली गवर्नमेंट की मोनोपोली है, उसके अलावा और कोई भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, जिसमें एक डिफेंस भी आता था। बट इन दिनों गवर्नमेंट जो है वो ऐसा माहौल तैयार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए डिफेंस सेक्टर के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेलवे को भी प्राइवेटाइज, रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेटाइज करने के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा मुहिम छेड़ रखा है। सेम गवर्नमेंट ने डिफेंस में भी प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए डिफेंस के अंदर। ये जो हमने इंडिजिनस इंजन बनाया है,
इससे इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो भी इंडिया के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ने वाली है। ठीक है, इस इंजन के बाद दूसरा क्या है, पब्लिक प्राइवेट कोलेबोरेशन। पब्लिक प्राइवेट कोलेबोरेशन का मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें कुछ पैसे पब्लिक कंपनीज लगाती है। पब्लिक कंपनीज इन द सेंस, इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट का पैसा लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट पैसे लगाती है। और प्राइवेट का मतलब कोई कॉर्पोरेट हाउस पैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अभी अडानी डिफेंस की, तो अडानी डिफेंस अभी क्या है, नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने वाली है, जिसमें जो आपकी जो अडानी कंपनी है, ठीक है, वो डिफेंस में बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं। दूसरा हमारे देश में क्या है, रिलायंस है। रिलायंस डिफेंस भी है। ठीक है, जो एक नया प्राइवेट प्लेयर के तौर पे उभर के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट कोलेबोरेशन भी आपको देखने को मिलेगा इस इंजन की वजह से, क्योंकि इंडिया की क्रेडिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यूएसए का, तो यूएसए में आप देखेंगे कि यूएसए में एक कंपनी आपने सुना होगा, स्पेस एक्स। ये कंपनी किसकी है? एक्चुअली में एक प्राइवेट कंपनी है, और इस कंपनी को ओन करते हैं एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क की कंपनी को ओन करते हैं। तो एलन मस्क ने इस कंपनी को बनाया, और यूएसए की गवर्नमेंट ने इस कंपनी को सपोर्ट करा। ठीक है, वहां पर स्टार्टअप कल्चर ही ऐसा है कि जहां पे छोटी से छोटी कंपनी भी मल्टी मिलियन मल्टी बिलियन बिलियन डॉलर के बिजनेस में उतर सकती है, और अल्टीमेटली वो एक टाइम के बाद बहुत बड़ी बन सकती है। ठीक है, मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। तो हमारी गवर्नमेंट भी इन चीजों पे काम कर रही है, जिससे कि हम हमारे देश में भी डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है, आगे प्राइवेट कंपनीज आगे आए और अपना पैसा लगाएं। ठीक है, तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोग्राम के। अब दूसरा है, व्हाट इज एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन। अच्छा, ये जो टर्बोजेट इंजन है, ये आखिर होता क्या है? तो देखो, एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन जो होता है, ये कॉम्पैक्ट जेट इंजन होता है। एक छोटा सा, कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, छोटा छोटा जेट इंजन है, जिसको डिजाइन किस लिए किया गया है, फॉर वन टाइम यूज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इसके एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन मतलब इसको इस्तेमाल हम कहां करेंगे? द फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल आप जानते हो, ठीक है। लोइटरिंग म्यूनिशंस, लोइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है? तो देखो, जैसे सपोज दैट कोई मिसाइल है, ठीक है, हमें उस मिसाइल को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर गिराना है। ठीक है, तो लोइटरिंग का मतलब होता है चक्कर काटना। जैसे सपोज करो, मान लो एक सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल है, और मुझे इस एरिया में कहीं पर तो इस मिसाइल को गिराना है। कई बार क्या होता है कि जो ड्रोन्स हम भेजते हैं या जो भी मिसाइल्स भेजते हैं ना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहां पे आखिर गिराना है, या एक्चुअल लोकेशन पता नहीं चल पाता हमें। तो वो जो मिसाइल्स हैं, वो पहले घूमती हैं यहाँ पे, गोल गोल घूमती रहती हैं, और घूम के पहले लोकेशन को पता करती हैं, और फिर उसके बाद से जाके नीचे वो खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोइटरिंग म्यूनिशन। ठीक है, नेक्स्ट है टारगेट ड्रोन। टारगेट ड्रोन आपको पता ही है, जहां पे अगर कोई टारगेट सेट करके आप ड्रोन को भेजते हो, दैट इज कॉल्ड टारगेट ड्रोन। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज यूएवी। यूएवी का फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुका हूं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मतलब एक ऐसा व्हीकल जो हवा में उड़ता भी हो, और उसमें कोई मैन ना हो, मतलब उसमें कोई भी पर्सन मौजूद ना हो। ठीक है, जैसे कि ड्रोन, लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स जो हैं, उनको उनमें पावरफुल इंजन चाहिए होगा, और ये जो टर्बोजेट इंजन है ना, 350 केजी का थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है, ये उस पावरफुल इंजन की कमी को पूरा करेगा, जिसमें हम लंबी दूरी तक यूएवी को भेज सकते हैं, बिना इंसान के किसी भी व्हीकल को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है डिकॉय सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिकॉय सिस्टम जो होता है ना, डिकॉय सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। ये सब चीजें एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, डिकॉय सिस्टम होता क्या है। जैसे आपको पता है, हर देश का अपना एक एयर स्पेस होता है। एयर स्पेस मतलब जहां पे वो परमिट करती है दूसरे देश के एरोप्लेन्स को, या कोई भी एरियल व्हीकल है उसको एंटर करने के लिए। अच्छा, अपने एयर स्पेस को पहचानने के लिए ना, यहाँ पे रडार्स लगे होते हैं। रडार्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से व्हीकल्स यहाँ पे, कौन से प्लेन्स या ड्रोन्स आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। ठीक है, और रडार उनको आइडेंटिफाई करके, और लोकल जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनको क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो हम पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करें एरोप्लेन लेके, तो पहले पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि कोई एरोप्लेन हमारी एयर वे में आ रहा है, हमारे एयर स्पेस में आ रहा है, क्योंकि वहां पे बॉर्डर पे बहुत सारे रेडार्स लगे हुए हैं, और वो रेडार कैप्चर करके बता देते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि कोई तो व्हीकल आ रहा है हमारी तरफ, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारी तरफ उड़ता हुआ। ठीक है,
इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो डिकॉय सिस्टम है ना, ये वॉर के टाइम पे काम होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि मान लो कि हमें किसी देश के अंदर घुस के बम गिराना हो, मान लो पाकिस्तान है, मुझे इस पाकिस्तान के अंदर घुस के बम गिराना है। पाकिस्तान के अंदर घुस के बम गिराना है। अब मान लो कि मैं गया, पाकिस्तान को पता चल गया, किससे, उसके रेडार से, कि भाई कोई बंदा आ रहा है। अब वो क्या करेगा, अपने डिफेंस में, ठीक है, एंटी, क्या कह सकते हो, एंटी ड्रोन या एयर डिफेंस सिस्टम, उसके पास जो भी सिस्टम्स होंगे, वो क्या करेगा, उधर से भेज देगा इस जो भी व्हीकल जा रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, अगर उसने आके मार दिया, तो मेरा तो, अगर मान लो सपोज करो हम इधर से राफेल लेकर जा रहे हैं, तो एक राफेल अगर हमारा खराब हो गया तो हमें बहुत नुकसान हो गया। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे टाइप के हम ड्रोन्स तैयार करते हैं जो मिमिक करते हैं, मिमिक मतलब जो नकल करते हैं बड़े ड्रोन्स की। मतलब उनके रडार में ऐसा दिखेगा कि ये कोई बड़ा ड्रोन है, ठीक है, और उसको मारने के चक्कर में ही अपना बहुत ही महंगा, ठीक है, कॉस्टली एयर डिफेंस सिस्टम वो यूज करेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से उनका कॉस्टली एयर डिफेंस सिस्टम यूज हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली बाद में जब हम अटैक करेंगे, तो इससे हमें अटैक करने में हेल्प मिलेगी, बेसिकली अगर देखा जाए तो डिकोय सिस्टम बेसिकली दुश्मन को धोखा देने के, चकमा देने के काम आता है, ठीक है, जिसमें हम सामने वाले को धोखे में रखते हैं कि हम इधर से कोई बहुत भारी भरकम मिसाइल या ड्रोन लेकर आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो कोई छोटा मोटा मिसाइल या छोटा मोटा ड्रोन होता है। और उसके चक्कर में, जैसे सपोज करो कोई हमने 20 लाख का ड्रोन भेजा, उसको मारने के चक्कर में उन्होंने अपना 1 करोड़ का मिसाइल बर्बाद कर दिया। तो इसमें विन विन सिचुएशन हमारी है, ठीक है, उनके लिए तो लूज सिचुएशन। वैसे पाकिस्तान के लिए सिचुएशन हमेशा लूज ही रहता है, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन, ठीक है, तो आपको पता ही है, डीआरडीओ, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। एक तो डीआरडीओ ने किया है, और डीआरडीओ के साथ कौन मिल के किसने ये काम करा है, तो जीटीआरई ने, जो है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगर आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं, तो नीचे हिंदी के भी नोट्स अटैच कर दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर कम्स द सेकंड करंट अफेयर ऑफ द डे। हमारा सेकंड करंट अफेयर आज का है कि डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM कुशा। मैं पहले आपको बता चुका हूं डीआरडीओ का काम ही यही है, मिसाइल्स बनाना, वेपन्स बनाना, हथियार बनाना हम इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। तो डीआरडीओ ने आज एक लॉन्ग रेंज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करा है, जिसका नाम है कुशा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सरफेस टू एयर मिसाइल उसे हम कहते हैं जो कि जमीन से हवा में अपने टारगेट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई ड्रोन उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और ये रहा आपका लैंड, तो यहां से ये जाएगा और इस ऊपर आसमान में उड़ रहे ड्रोन को अपना टारगेट बना के और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसे हम कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको किसने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं, ठीक है। ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। लॉन्ग रेंज का मतलब ये लंबी दूरी का है, ठीक है। और इसको कहां से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि कहां पर है, जो कि है आपके उड़ीसा के कोस्ट पे, ठीक है। ये जो मिसाइल है, इसने एक बहुत ही हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक एरियल टारगेट को मार गिराया। मतलब इसको टेस्ट हमने ऐसे ही तो करेंगे, ठीक है। और फिर यहां से भी हमें इंडिया में एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है, जिसमें हमने इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अपना खुद का टेस्ट कर लिया, ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा आखिर है क्या, तो देखो, प्रोजेक्ट कुशा एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM प्रोग्राम है, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ताकि अ, हमारा इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब अगर कहीं से भी कोई भी मिसाइल आ रहे हो तो बेसिकली हम उसको मार के गिरा सकें, ठीक है। इसके मेजर फीचर्स क्या हैं, तो सबसे मेजर फीचर है लॉन्ग रेंज,
ठीक है। दूसरा मतलब लंबी दूरी तक ये ट्रेवल कर सकता है और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक साथ कई टारगेट को भेज सकता है। नेक्स्ट है नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस है, ठीक है। ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, किसी भी वेदर में चल सकता है। हाई मोबिलिटी है, हाई मोबिलिटी मतलब इसकी स्पीड फास्ट होगी, ठीक है, इसकी मूवमेंट फास्ट होगी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल, मतलब इसको हम एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इसको बहुत सारे कमांड एक साथ दे सकते हैं। और फिर है इंडिजिनस रडार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, इसमें जो रडार सिस्टम लगा है और जो फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है वो भी इंडिया, मेड इन इंडिया है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी ने नारा दिया था। और सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी सर्फ मिसाइल जो सरफेस से लॉन्च हो यानी कि ग्राउंड से लॉन्च हो और अपने टारगेट को जो कि हवा में हो उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दे, इसे हम सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड कम टू द थर्ड करंट अफेयर। तीसरा करंट अफेयर हमारा आज का है, इंडिया एंड रोमानिया साइन 3 एग्रीमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इंडिया और रोमानिया, रोमानिया आप जानते हो यूरोपियन कंट्री है, इन दोनों ने मिलकर साइंस और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे 3 एग्रीमेंट साइन किए, ठीक है, जिसमें ये तीनों साथ में मिलके काम करेंगे, ठीक है। ये एग्रीमेंट क्यों करा इन्होंने? टू प्रोमोट साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ताकि साइंस में और अच्छे अच्छे रिसर्च हो, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढी जा सके, इनोवेशन हो, ठीक है, एकेडमिक कोलेबोरेशन हो। एकेडमिक कोलेबोरेशन मतलब दोनों देशों के स्टूडेंट्स, टीचर्स आपस में मिलके काम कर सके, रिसर्चर्स मिलके काम कर सकें। स्पोर्ट्स डेवलप हो, दोनों देश आपस में मिलकर स्पोर्ट्स को डेवलप कर सकें। और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, यहाँ के लोग वहां पे जाएं, वहां के जो स्किल्ड लोग हैं वो इंडिया में आए, ठीक है। और इस तरीके से दोनों आपस में मिलके इन चीजों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ये कहता है कि दोनों देश मिलकर साइंटिफिक रिसर्च पे जोर देंगे, मतलब ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च पे ही जोर है इसमें। इनोवेशन, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पे ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साइंटिस्ट एक्सचेंज करेंगे, जो भी यहाँ के अच्छे साइंटिस्ट होंगे वहां जाएंगे, वहां के जो होंगे यहाँ जाएंगे। ये पहले से भी होता आ रहा है, ठीक है। इंडिया की जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहां के यहाँ के प्रोफेसर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं और फॉरेन के प्रोफेसर भी इंडिया में आते हैं, ठीक है, फॉर एकेडमिक एक्सचेंज, ठीक है, अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर होगा इंडिया रोमानिया के बीच में, ठीक है। स्टार्टअप कोलेबोरेशन, स्टार्टअप कोलेबोरेशन का मतलब दोनों जगहों के जो स्टार्टअप कल्चर है उसको इंटीग्रेट करने का काम करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, दोनों कैपेसिटी बिल्ड करेंगे एक दूसरे की हेल्प से। एंड कॉपरेशन इन एरिया सच एज एआई, एआई के फील्ड में दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर काम करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी आप जानते हो वो एनर्जी जिसे हम क्या कर सकते हैं, बार बार पैदा कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं, जो जल्दी से खत्म ना हो, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि सन हो गया, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी आप जानते हो, बायोलॉजी आप पढ़ते हो, और टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। एजुकेशन, अगर एजुकेशन की हम बात करें तो स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसमें एक दूसरे के देश में हम जाएंगे, वहां के स्टूडेंट इंडियन यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ाई कर सकते हैं, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रोमानिया के यूनिवर्सिटीज में जाकर रिसर्च या पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साथ में मिलकर ज्वाइंट रिसर्च करेंगे, दोनों देशों के जो फैकल्टीज हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज की पार्टनरशिप है होगी, ठीक है, स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे बात होगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इंडिया की बहुत ही मोस्ट एवेटेड पॉलिसी है, ठीक है, इस पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी यही है, जिसमें मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स और मल्टी डायमेंशनल स्किल्स की बात की गई है, ठीक है। एनईपी 2020 आने के पहले बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सब्जेक्ट सिलेक्शन की, जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आप एक साथ पढ़ सकते हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, और भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता था। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद इसमें यह सजेस्टेड है कि कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ वो कैसा भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहे देन ही इज अलाउड, वो कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। अब देखो यहाँ पे इससे क्या क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया ने रिसेंटली साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एग्रीमेंट साइन करा है,
ठीक है, सॉरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में किस यूरोपियन कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली अभी एग्रीमेंट साइन किया है? तो आपका आंसर होगा रोमानिया। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, सेंटर अपॉइंट सेक्रेटरीज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरीज अपॉइंट किए हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में, अलग अलग मंत्रालय में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। देखो, हर कुछ टाइम पे ना जो कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, या जो किसी भी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जो भी सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, या जो भी हाई रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका ट्रांसफर, उनकी शफलिंग होती रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? नाउ वी विल सी अबाउट दिस। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे 13 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया है। मेजर अपॉइंटमेंट, कुछ जो मेन अपॉइंटमेंट्स हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखें तो नरेश पाल गंगवार को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। किस चीज का? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी, इनको सचिव नियुक्त किया गया है, नरेश पाल गंगवार। टीके अनिल कुमार को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का टीके अनिल कुमार को सेक्रेटरी यानी कि सचिव बनाया गया है। विनीत जोशी ट्रांसफर्ड एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, इनको सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय का। अच्छा, यहाँ पे सवाल यही मैं आपको अभी बोल रहा था कि ये रिशफलिंग होती क्यों है? ब्यूरोक्रेटिक रिशफलिंग मतलब ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये जो भी सचिव होते हैं, जो बड़े लेवल के जो ऑफिसर होते हैं, इनकी रिशफलिंग होती क्यों है? इनको हम एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में चेंज क्यों करते रहते हैं? तो देखो, इससे क्या गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है? सबसे पहला तो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि वो अलग अलग मंत्रालयों से, अलग अलग जगहों से अपना नॉलेज लेकर आते हैं। ठीक है, बहुत ही मैच्योर्ड होके आते हैं, जिसकी वजह से वो अपने इस अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को क्या कर सकते हैं, इस नए जॉब में यूज करके और इससे बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर द इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट रन करती है, उस पॉलिसी को इफेक्टिव तरीके से लागू करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, यूटिलाइज ऑफिसर्स एक्सपर्टीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। ऑफिसर्स की जो एक्सपर्टीज है अलग अलग सेक्टर्स में, उन एक्सपर्टीज के, उन एक्सपीरियंस को गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है। नेक्स्ट है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो इनहांस होता है, यानी कि वो बढ़ जाता है इससे। स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इससे गवर्नेंस मजबूत होता है। ठीक है, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी यानी कि लोगों को जो सरकार से सेवाएं मिलनी चाहिए, जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, वो बहुत ही स्मूथ तरीके से मिलता है। बिकॉज क्योंकि ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इनको बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग मंत्रालयों में काफी लंबे टाइम से ये काम कर रहे होते हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस एक मंत्रालय से जो दूसरे मंत्रालय में ले जाते हैं, तो इससे दोनों मंत्रालयों के बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। देखो, कैबिनेट की ना एक अपॉइंटमेंट कमिटी होती है जो इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का काम करती है। ठीक है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, यानी कि इससे ऊंची कोई अथॉरिटी नहीं है, और यही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, जो टॉप पोजीशन में, उनको अपॉइंट करने के लिए यही एसीसी, जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल कमिटी। कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो एसीसी जो होता है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके मेंबर कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ये जो मेन मेन कुछ बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, जैसे इसमें नीचे आप क्वेश्चन में देख सकते हो, विच कमिटी अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी कमिटी है जो सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट को अप्रूवल देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? आपको पता ही है, एसीसी, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये भी अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ न्यूज है। इन्फोसिस, इन्फोसिस आप सब जानते हैं, इट इज एन आईटी कंपनी, ये एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है। ठीक है,
इन्फोसिस अपॉइंट्स आशीष कुमार दास एज सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्फोसिस ने आशीष कुमार दास को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है। और ये जो इनका सीईओ का रोल है, जो एमडी का रोल है, वो 1 अप्रैल 2027 से अ, संभाल लेंगे। और इनके पहले अभी कौन है? सलील पारेख। इनके बाद कौन बनेंगे? आशीष कुमार बन जाएंगे। ठीक है। और ये सलील पारेख है, इनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 को इनका टर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये अक्टूबर से शुरू होगा। ट्रांजिशन पीरियड उसको कहते हैं जिसमें अगर किसी भी कोई भी बंदा जा रहा होता है किसी जगह को छोड़ के, तो जो नया उसकी जगह पे आने वाला होता है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ समय काम करता है ताकि वो वहां के सारी चीजों को समझ सके। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन पीरियड, अगर हम आसान भाषा में समझे तो। ठीक है। कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। डिस्क्रिप्शन क्या है? ये इंडिया की वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, हजारों की संख्या में। ये 2 जुलाई 1981 में ये कंपनी बनी थी। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। आप जानते ही हैं कर्नाटका आईटी हब है। ठीक है। फाउंडर कौन है इसके? एनआर नारायण मूर्ति। और साथ में और 6 को फाउंडर है जिनके नाम जानने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। चेयरमैन कौन है? नंदन नीलेकणी। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो, आशीष कुमार दास। नेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन हमारा जो करंट अफेयर है वो डिफेंस से रिलेटेड है। बेसिकली अभी राजनाथ सिंह ने ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन को भेजा है। ठीक है। और इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। एक्चुअली में देखो ये है क्या? समुद्र प्रदक्षिणा एक ऐसा एक्सरसाइज होता है, ठीक है, ये उसका नाम है एक्सरसाइज का, जिसमें ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन के लिए जाती है। ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसमें से वुमेन्स कुछ सेलेक्ट होती हैं। ठीक है। और ये सरकम नेविगेशन करने के लिए जाते हैं। ठीक है। सेलिंग एक्सपेडिशन के लिए। सरकम नेविगेशन क्या होता है? जिसमें आपको पूरी दुनिया घूम के आते होते आना होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। ये 314 दिनों का एक ग्लोबल टूर था, आप कह सकते हो। ठीक है। इसमें इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल आईएएस भी शामिल था। ठीक है। त्रिवेणी, उसका नाम है त्रिवेणी। 9 वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स रिटर्न टू मुंबई। ये मुंबई वापस आ गए लगभग 25,500 नॉटिकल माइल समुद्र में चलने के बाद। ठीक है। जिसमें इन्होंने 4 ओशियन, 4 महासागरों को पार किया। ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी हम इसमें देख सकते हैं, साकार किया। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे बात हम कर रहे हैं आईएएसवी की, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, वेसल, जो कि क्या है? कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। व्हाट इज सर्कम नेविगेशन? मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। सर्कम नेविगेशन का मतलब होता है जिसमें लोग जाते हैं और अर्थ का चक्कर काट के आते हैं, जिसमें सारे मेजर मेरिडियन। मेरिडियन मतलब क्या होता है? मेरिडियन मतलब आप जानते ही होंगे। ठीक है। मेरिडियन का मतलब बेसिकली होता है, इसमें आप सारे लॉन्गिट्यूड, ठीक है, सारे लेटीट्यूड, ठीक है, देशांतर रेखांतर जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो क्रॉस करके आप आते हो। ठीक है। और वापस स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप चले होते हो वहीं पे पहुंच जाते हो आप। ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? सारे लॉन्गिट्यूड को पार करना है, इक्वेटर को क्रॉस करना है। इक्वेटर आप जानते हो ना, ये हमारा अर्थ है। ठीक है। सॉरी। और बीच में से एक लाइन क्रॉस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है। जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी में। इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करना होता है और पूरे ग्लोब को कंटिन्यूअसली, ठीक है, इसमें रुकना नहीं होता, कंटिन्यूअसली आपको सेल करना ही है। सेल मतलब यहाँ पे नाव चलाने से। और जितने भी मेजर केप्स हैं, ठीक है, जैसे एक है ना केप ऑफ गुड होप्स अफ्रीका में, वैसे ही बहुत सारे केप्स हैं। उन केप्स को आपको चक्कर काटते हुए आना होता है। ठीक है। तो ये इंडिया में पहली बार ये हुआ है कि ट्राई सर्विसेज में से बहुत सारी वुमेन ने सरकम नेविगेशन किया है। ठीक है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है। आप इसको ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अभी यूएस ने इंडियन गुड्स पे, इंडियन गुड मतलब जो भी सामान भारत से यूएसए में जाता है,
ठीक है, उस पे 10% टेरिफ इंपोज कर दिया है। ठीक है, किस लिए? क्योंकि अमेरिका ने ये बोला कि जो इंडियंस हैं, वो जितने भी ये इंडियन गुड्स बनवा रहे हैं, वो सारे फोर्स्ड लेबर का यूज कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती हम लोगों से कम पैसे में देके उनका शोषण करके उनसे काम करवा रहे हैं। ये यूएसए ने इल्जाम लगाया है इंडिया पे। ठीक है, तो अगर अभी आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर 10% का एडिशनल टैरिफ, यानी कि पहले से जो था वो तो था ही, उसके अलावा इसने एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, इंडिया से जो भी इंपोर्ट वो सामान करेंगे, इंडिया से जो भी सामान अमेरिका जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, और ये किस सेक्शन, किस रूल के अकॉर्डिंग करा है? तो ये सेक्शन 301 है, यूएस ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। ये कहता है कि अगर कहीं पर भी किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है, फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, ठीक है, तो उस पे, उन चीजों पर बैन लगना चाहिए या फिर उस पे टैरिफ लगना चाहिए। ठीक है, तो ये अमेरिका ने इसी चीज का हवाला देते हुए अभी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, पहले जैसे मैं आपको बता दूं, पहले इंडिया पे सिर्फ 10% ही टैरिफ था, जबकि बाकी दूसरे देशों पे 12.5% था, इंडिया पे हालांकि कम था। लेकिन अब वापस यूएसए ने 10% और एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, ये बोल के कि तुम लोग क्या करते हो, फोर्स लेबर करवाते हो, जबरदस्ती काम करवाते हो लोगों से, और इस पे क्या करते हो, लोगों का शोषण करते हो, कम सैलरी में काम करते हो। ठीक है, व्हाट इज अ टैरिफ? टैरिफ क्या है? तो टैरिफ आप जानते ही हो, बहुत दिन से न्यूज में चल रहा है ये। टैरिफ एक ऐसा टैक्स है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट लगाती है किसी भी इंपोर्टेड गुड्स पे। जैसे मान लो इंडिया में हम कोई भी चीज मंगा रहे हैं, जैसे मान लो आप एप्पल का फोन चलाते हो, एप्पल का फोन क्या है, अमेरिकन कंपनी है एप्पल। तो इंडियन गवर्नमेंट कल को चाहे तो उस पर टैरिफ लगा सकती है कि भाई इतना टैरिफ आपको, इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो टैरिफ क्यों लगाया जाता है? तो टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जैसे कोई इंडियन कंपनी है, वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे सपोज करो इंडिया में कोई फोन मैं खरीदता हूं, इंडियन मेड, मेड इन इंडिया, 10,000 रुपए में। ठीक है, अब एक फॉरेन मेड फोन मैं खरीदता हूं सेम 10,000 में, लेकिन ये जो फॉरेन मेड फोन मैं खरीद रहा हूं ना 10,000 में, इसमें फीचर्स ज्यादा हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग होंगे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस फॉरेन मेड फोन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके प्रॉब्लम क्या होगा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, जो इंडियन फोन मैन्युफैक्चरर है, उसके फोन बिकना बंद हो जाएंगे। मैं आम भाषा में आपको बिल्कुल समझा रहा हूं। तो गवर्नमेंट इन चीजों से बचने के लिए क्या करती है, अपने इंडियन प्रोड्यूसर्स को बढ़ावा देने के लिए बाहर से जो भी चीज आप मंगाओगे उस पे टैरिफ लगा देती है। ठीक है, ये इंडिया ही नहीं, ये हर देश करता है। किसी पे कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को सेफ रखने के लिए हर देश इस तरीके के टैरिफ लगाते रहते हैं। ठीक है, तो टैरिफ आपको समझ में आ गया, टैरिफ क्यों लगाया जाता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, रिवेन्यू जनरेट, इससे हमको फायदा भी होगा, टैक्स मिलेगा। ठीक है, ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए, या फिर दूसरे देश के ट्रेड पॉलिसीज से अपने इन्फ्लुएंस को, अपने देश पे उसका इन्फ्लुएंस ना हो, इससे बचने के लिए हम ये काम करते हैं। टैरिफ के कितने टाइप होते हैं? तो बेसिकली टैरिफ के मेजर 4 टाइप्स होते हैं। एड वैलोरम टैरिफ, ये क्या होता है, जैसे आप जितना का भी सामान मंगाओगे उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें कुछ परसेंट टैरिफ लग जाता है। 100 रुपए का सामान है, मान लो 10 रुपए टैरिफ लग रहा है, 10%, तो वो 110 रुपए का पड़ेगा मुझे। दूसरा है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है, फिक्स अमाउंट पर यूनिट, आप कितने में खरीद रहे हो दैट डजेंट मैटर, उस पर फिक्स अमाउंट है, उतना लगेगा तो लगेगा। दैट नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या होता है, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए किया जाता है फॉरेन कंपटीशन से, और ये किसी स्पेसिफिक चीज पे लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको फोन का एग्जांपल देके बताया ना, तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगा सकते हो, लगाया जाता है इसको। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता। नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ ये मेजरली क्यों लगाया जाता है, टू जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये करती है। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका एनपीसीआई। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई का काम क्या है, जो भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी निगरानी करना, उनके लिए रूल्स बनाना। ठीक है, उसमें कोई फ्रॉडबाजी ना हो, कोई धांधली ना हो, इन चीजों से रिलेटेड काम करना। ठीक है, सो नाउ
हम देखते हैं एनपीसीआई ने क्या किया है। एनपीसीआई ने अभी प्रपोज किया है यूपीआई मेटा फ्रेमवर्क। अभी देखो यूपीआई मेटा फ्रेमवर्क क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो आपने आप अमेजोन पे गए, आपको कोई शॉपिंग करनी है, ठीक है। आप गए अमेजोन पे, आपको शॉपिंग करनी है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। वहां पे आप देखते होगे पेमेंट के टाइम पे कैश ऑन डिलीवरी आता है, और एक आता है कोई कि भाई अदर ऑप्शन में आपने यूपीआई सेलेक्ट करा। यूपीआई में आप जाओगे, उसमें आपको खूब सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप मान लो अपने फोन में आपने 4-5 यूपीआई के ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, जिसमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आपने सब डाउनलोड कर रखे हैं। इसमें ऑप्शंस पूछे जाते हैं। आप जिस भी यूपीआई ऐप को आप चलाते हो, आप क्या करते हो, उसको सेलेक्ट करके और पेमेंट कर देते हो, ठीक है। आप जितनी बार अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आप जितनी बार भी शॉपिंग करोगे, आपको हर बार उतना ही उतनी ही बार आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और हर बार आपसे वो ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप किस यूपीआई से पे करना चाहते हैं, ठीक है। अब एनपीसीआई ने यूपीआई मेटा फ्रेमवर्क में क्या करा है कि एक ऐसा हम पेमेंट गेटवे बनाएंगे, एक ऐसा पेमेंट फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें हम अपनी यूपीआई आईडी को किसी भी मर्चेंट की ऐप पे या ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम एक बार करके सेव कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने अमेजोन पे सेव कर दिया गूगल पे, ठीक है। अब जब भी मैं अमेजोन से शॉपिंग करूंगा, जब चेकआउट करूंगा, पेमेंट का टाइम आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें जो मेरा पहले से सेव है गूगल पे, मेरे से कोई ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, और एक वन क्लिक पे वो पेमेंट अपने आप गूगल पे से हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो छोटी कंपनियां हैं, उनको ये डर है कि भाई जो पहले से वेल नोन कंपनीज हैं, मोस्टली लोग वही यूपीआई एप्स का यूज करते हैं। हमारा मार्केट शेयर बहुत छोटा है, हम धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। अब जब तक हमारी जगह बनेगी, तब तक तो सब लोग सेव कर चुके होंगे गूगल पे को, पेटीएम को, इनको, इन जैसे जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको तो सब लोग सेव कर चुके होंगे, और हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। अब आगे जब भी उन्हें पेमेंट करना होगा, वो वन क्लिक पे पेमेंट करके निकल जाएंगे। हमारे लिए तो मार्केट के रास्ते क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए क्लोज हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत कम मौके मिलेंगे, या फिर आगे आने वाले टाइम में कोई नई कंपनीज भी मार्केट में जगह नहीं बना पाएंगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस चीज को लेके। अब यूपीआई मेटा चेकआउट क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कस्टमर को ये इनेबल करता है अपना टाइम बचाएं, ठीक है। एक बार में जो यूपीआई आईडी हमने सेव करना है कर दिया, ठीक है। और जब भी आप चेकआउट करोगे, यानी कि पेमेंट करने का टाइम आएगा, ठीक है, तो आप एक सिंगल क्लिक पे पेमेंट कर सकते हो, और यूपीआई बिना एप्लीकेशन को सिलेक्ट किए, मतलब आपसे पूछेगा नहीं वो कि आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हो कि पेटीएम से करना चाहते हो। आपने जैसे ही क्लिक किया पेमेंट का, वो तुरंत गूगल पे से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मैंने कंसर्न में बता दिया कि छोटी जो कंपनीज हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, ठीक है। मेजर कंसर्न क्या है कि यूजर जो है वो एक बार उसने लिंक कर दिया तो कर दिया, अब वो बार बार चेंज तो करने जाएगा नहीं यूजर, ठीक है। छोटे एप्स दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है देखने की, हमने एक बार सेव करके रख रखा है। इससे क्या होगा, जितना पूरा मार्केट है ना, वो कंसंट्रेशन हो जाएगा। कंसंट्रेशन मतलब मार्केट कुछ कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, और छोटी कंपनियां जो हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। हायर बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स, हाँ ये भी कंसर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, नई कंपनीज जो है वो भी एंट्री नहीं ले सकेंगी इसमें। और पॉसिबल रिडक्शन इन कंज्यूमर चॉइस एंड इनोवेशन, कस्टमर जो है, अगर मान लो आपके सामने कल को दो ही ऑप्शन हो, एक पेटीएम और एक गूगल पे, आप क्या करोगे बताओ। आपको चाहे ये दोनों पसंद हो ना हो, आपके सामने मजबूरी है। जैसे अभी हमारे पास क्या मजबूरी है, रिलायंस जियो और एयरटेल, इस इन दोनों ने मिलके मार्केट से सारी कंपनीज को आउट कर दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से कस्टमर्स के पास चॉइस की कमी हो जाती है, और जिस मार्केट में चॉइस की कमी हो जाती है ना, आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप इससे ज्यादा चीजें खरीद सको, ठीक है। क्योंकि बाकी कंपनीज क्या हो चुकी हैं, बड़ी कंपनीज से कंपटीशन में हार चुकी हैं, वो बंद हो चुकी हैं। सो ये एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर हमारे लिए अच्छा नहीं, ठीक है। हमारे पास वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस होनी चाहिए, इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, और अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो है हमारा सी केवाईसी। अब देखो केवाईसी आप सब जानते हो क्या होता है।
बेसिकली केवाईसी जो होता है ना, केवाईसी का काम क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। के फॉर नो, वाई फॉर योर और सी से कस्टमर। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, आपको फिंगरप्रिंट वगैरह देने होते हैं, जिससे आपकी पहचान हो सके कि आप वो ही इंसान हो जो इस अकाउंट को हैंडल कर रहे हो, या जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो आप यूज करना चाहते हो। ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो एक कोई पर्सन ए है, ठीक है, अब ये पर्सन ए जो है, ये कहीं भी जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, मान लो बैंक गया, ठीक है, एक बैंक में गया, इसने खाता खुलवाया, कल को इसे दूसरे बैंक में जाना है अगर खाता खुलवाने, या कहीं पर भी फाइनेंशियल सर्विसेज इसको यूज करनी है, दूसरे कहीं पर भी जगह कोई डिजिटल बैंक में भी अकाउंट खोलना है, तो इसको बार बार क्या करना पड़ता है? केवाईसी करवानी पड़ती है, बार बार फिर से उतने ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही हैसल वाला काम हो जाता है, बहुत ही परेशानी का काम है। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक नया चीज लॉन्च करा है जिसका नाम दिया है CKYC, सेंट्रल नो योर कस्टमर सिस्टम। ठीक है, 2.0। ये CKYC पहले से था, इसका 2.0 यानी कि सेकंड वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें एक ही बार आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, चाहे बैंक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो या इंश्योरेंस कंपनी हो या पेंशन का फंड लेना हो, हर जगह, या एनबीएफसी हो, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, आपको एक ही बार अपना केवाईसी करवाना है, फिर आपको 14 डिजिट का एक CKYC आइडेंटिफायर मिलेगा, जिसमें आपको बार बार केवाईसी के डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने हैं। ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है, इससे क्या होगा, इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में, या जो भी है, जिस भी फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप जाओ, तो इससे चीजें क्या हो जाएंगी, हमारे लिए हैसल फ्री हो जाएंगी, सीमलेस हो जाएंगी। मतलब आप इजीली एक जगह डॉक्यूमेंट जमा करवाओ और उसके बाद से आप निश्चिंत हो जाओ। आप जहां भी जाओगे अपना 14 डिजिट का CKYC नंबर दे दो, वो तुरंत नंबर डालेंगे अपने सिस्टम में, और उससे पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले सबमिट कर रखे हैं। इससे बैंक का भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है। CKYC क्या है और ये क्या काम करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नो योर कस्टमर। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है केवाईसी का, जिसमें जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक हो गए, या जो भी फाइनेंस से जुड़ी, पैसे से जुड़ी चीजें जो भी हैं, ठीक है, वो कस्टमर की वेरीफाइड इंफॉर्मेशन एक ही जगह से वो आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, बिना बार बार डॉक्यूमेंट्स लिए। ठीक है। और CKYC नंबर जो है, ये इसको किन नंबर भी कहते हैं, 14 डिजिट यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर होता है। ठीक है, जो हर कस्टमर को मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। नाउ आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर है वैभव सूर्यवंशी। इसको कौन नहीं जानता? ठीक है, ही इज द सुपरस्टार ऑफ द बिहार। ठीक है, ये हमारे बिहार का सुपरस्टार है, एंड आई थिंक एवरी बिहारी और एवरी इंडियन यू कैन से फील्स प्राउड, ओके, अबाउट दिस पर्सन। तो चलो देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है, 19 गेंदों में 50 रन मारा, और ऐसा करने वाले वो पहले क्रिकेटर बन गए हैं, यंगेस्ट क्रिकेटर, सॉरी, पहले यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 गेंदों में, ठीक है, और 50 रन अपने पूरे किए हैं। ठीक है, और ये इनकी पहली इंटरनेशनल 50 भी थी, ठीक है, इंटरनेशनल मैचों में। और ये माइलस्टोन कब अचीव किया इन्होंने? फर्स्ट T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि कहाँ हुआ? हरारे स्टेडियम, जिम्बाब्वे में। ठीक है, और इन ऐसा करते ही इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर इसके पहले यंगेस्ट थे। ठीक है, इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे वो, जिन्होंने इंटरनेशनल में 50 स्कोर किया था। ठीक है, इंडिया इस मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया, और इस सीरीज के को 1-0 से लीड कर रही है। अभी 3 मैचों का सीरीज है, अब ये मैच चल ही रहा है। ठीक है, और अब ये सीरीज, सॉरी, चल ही रहा है, जिसमें पहला मैच इंडिया जीत चुकी है 7 विकेट से। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी ये इंडिया के सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर्स में से एक है। ठीक है, और समस्तीपुर जिले से आते हैं ये, बिहार से। और ये अंडर 19 IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, तीनों में ही इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, कैरियर के अगर इनकी हाइलाइट्स देखें तो ये यंगेस्ट इंडियन है इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए, दूसरा यंगेस्ट प्लेयर हैं इंटरनेशनल 50 मारने वाले, इन्होंने बिहार को डोमेस्टिक क्रिकेट में रिप्रेजेंट करा है, राजस्थान रॉयल के लिए IPL में खेलते हैं, और इंडिया का ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने में
ठीक है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, सो आज का करंट अफेयर शुरू होता है गाइज यहीं पे, और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वीडियोस थी। हो सकता है इसमें मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूं, या कुछ मेरा स्पेस ऊपर नीचे हो सकता है। सो आई एम रियली सॉरी अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आई विल इम्प्रूव डे बाई डे। मैं दिन पर दिन इसको इम्प्रूव करता जाऊंगा। ठीक है, बाय द सपोर्ट ऑफ ऑल यू गाइज। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं फिर कल नए करंट अफेयर्स के साथ।